चलिए देखिए, हम लोग कल पढ़ रहे थे साड़ियन, ठीक है। साड़ियन क्या होता है इसको हमने कल बताया था आप लोगों को, ठीक है। साड़ियन कब और कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हमने आप लोगों को कल पढ़ाया था, ठीक है। कहता है कि साड़ियन एक सांख्यिकी साड़ी खानों तथा पंक्तियों यानी कि रोज़ और कालम को मिला करके साड़ी बनाई जाती है। साड़ी कैसे बनाई जाती है? रोज़ और कालम। कहा है कि साड़ी क्या होता है इसका अर्थ बताइए। यानी साड़ी ये उसे कहते हैं जो रो और कालम के माध्यम से क्या की जाती है, बनाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? साड़ी कहते हैं। अब देखिए साड़ी की परिभाषा क्या होता है। कहता है कि साड़ियन वर्गीकृत समंकों को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने की वैज्ञानिक विधि है जिससे उनके आवश्यक गुणों तथा मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट किया जाता है। साड़ी के माध्यम से हम क्या करते हैं कि जो वस्तु जो भी तथ्य हम वर्गीकृत किए रहते हैं, ठीक है, जो भी तथ्य हम वर्गीकृत किए रहते हैं उनको साड़ी के माध्यम से बिल्कुल सरल बनाने की कोशिश करते हैं और उनको स्पष्ट रूप से शो करने की कोशिश करते हैं ताकि अगले व्यक्ति को भी यदि हम कोई अगर उसको कुछ भी ना समझ में आता हो तो भी वो समझने की पूरी कोशिश करे और हम उसे आसानी से क्या करें, उस बात को समझा सकें कि नहीं यहाँ पर कौन सा अमाउंट कितना है, ठीक है। यानी इसमें सांख्यिकी की बात कर रहे हैं तो सांख्यिकी में मतलब कौन सा अमाउंट किस जगह पर कितना फिलअप किया गया है इसकी और कितनी लेन देन की गई, सारी बातों का क्या होता है इसमें आसानी से सुविधा से हम एक नज़र में और संक्षिप्त में क्या करते हैं इसमें समझ पाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए टुकड़े टुकड़े में हर जगह जैसे आप फेयर और रफ करते हैं ना, रफ कापी में दुनिया भर का लिखे रहते हैं लेकिन जब उसको वर्गीकृत क्लासिफाइड करके उसको एक साड़ियन मतलब समझ लीजिए कि वही आप साड़ी बनाते हैं, एक फेयर का भी बना देते हैं तो आपको उस क्वेश्चन को ढूंढने में सुविधा उत्पन्न होती है, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं या बहुत लोग ऐसा करते हैं कि कौन सा लेसन किस पेज पर लिखा हुआ है पहले पृष्ठ पर उसको लिख लेते हैं कि पृष्ठ संख्या इतने पर। जैसे आपके बुक में दिया रहता है कि पृष्ठ संख्या, ठीक है, दिया रहता है ना, तो आपको मतलब चैप्टर नंबर इतना, पृष्ठ संख्या इतने पे है, आप डायरेक्ट वहाँ तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं रहती हैं। आगे कहता है साड़ियन के उद्देश्य क्या क्या है इनको हम लोग समझते हैं। कहता है साड़ियन का उद्देश्य अनुसंधान का उद्देश्य प्रकट करना, ठीक है, यानी टू क्लेरिफाई द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कहता है कि समंकों को साड़ियों में प्रस्तुत करने से अनुसंधान के अंतर्गत समस्या सरल व स्पष्ट हो जाती है, ठीक है, और तत्संबंधी अनेक प्रश्नों के उत्तर एक ही स्थान पर मिल जाते हैं। जैसे इससे होता क्या है कि देखिए पहला उद्देश्य है इसका टू क्लेरिफाई द ऑब्जेक्ट्स इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच करने के लिए सुविधा प्रदान करना। अब जैसे मान लीजिए कि हर चीज़ को हम इधर उधर छीतर बितर किए हैं, ठीक है, आपकी कॉपी चेक करनी है तो हमको मान लीजिए यदि आप फेयर कॉपी नहीं बनाते, आप रफ कॉपी दिए हैं तो हम उसको 10 जगह ढूंढना पड़ेगा, लेकिन आपकी फेयर कॉपी है तो उसको हम क्या करेंगे आसानी से उसकी जांच कर सकते हैं कि आप सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं। तो उसी की तरह से ये भी ये कहता है कि जब आप कोई समंक या मतलब साड़ियाँ बनाते हैं, वर्गीकृत कर लेते हैं तो उसको साड़ी में जब दर्शा देते हैं तो इससे हमें किसी भी डाटा की जांच करने में, किसी भी तथ्य की जांच करने में हमें क्या होती है सुविधा प्रदान होती है और सारे तथ्य हमें एक जगह पर, सारे जो भी कैलकुलेशन होते क्या होते हैं एक ही जगह पर आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। आगे कहता है कि तथ्यों की विशेषताओं का स्पष्टीकरण। कहता है कि टू क्लियरिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा, साड़ी में तथ्यों का स्पष्ट रूप से तथा संक्षिप्त रूप में शाब्दिक विवेचन को दूर कर रखकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाता है। साड़ी में कभी शाब्दिक का मतलब क्या, शब्दार्थ यानी कि जो शब्द होते हैं उसमें लिखे रहते हैं क्या, साड़ियों में मुख्यतः सिर्फ क्या होते हैं अंकों के रूप में उन्हें दर्शाया जाता है। जो भी अंक रहते हैं उनको क्या करते हैं साड़ी में हम दर्शाते हैं संक्षिप्त में। यानी कि मान लीजिए दूध के 4 रुपये तो पूरे महीने भर का राशन हमने खरीदा है, उसको यदि हम एक बार अगर राशन खरीद लें पूरे महीने भर का तो हमें आसानी से इस बात का ज्ञात हो जाएगा कि नहीं किस महीने में हमने कितना राशन ज्ञात किया है। अगर मान लीजिए 2-2 रुपये 4-4 रुपये करके जैसे आप दूध लेते हैं, सभी के घर में अगर अधिकतम लोग जो है कि दूध खरीद करके पीते होंगे तो किसी दिन 1 लीटर, किसी दिन 1 पाव, किसी दिन आधा लीटर इस तरह करके दूध आ रहा है। यदि बताइए हम उसको किसी साड़ी के माध्यम से आ जावानी कहा नहीं कि जो 2-4 साल और बाद आई होती, ठीक है। क्या होता है कि हम साड़ी के माध्यम से क्या करते हैं उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 रुपये 4 रुपये दक्षिणा थोड़ी देने जाते हैं। अब क्या करेंगे तो उसको हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 महीने का कैलकुलेशन हम एक जगह कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि आपने
1 पाव भी दूध लिया है, उसमें आधे लीटर भी लिया है और 1 लीटर भी लिया है, तीनों तरह से लिए हमने। ठीक है, अब ये बताइए तीनों को कैलकुलेट करने में आपको असुविधा उत्पन्न होगी या नहीं होगी? होगी। तो हम क्या करेंगे कि 1 लीटर दूध को एक साइड कर लेंगे, वर्गीकृत कर देंगे, आधे लीटर वाले को 1 वर्ग में और 1 पाव वाले को 1 वर्ग में कर देंगे। एक सारणी के माध्यम से इन तीनों को हम रेडी कर देंगे। ठीक है, 1 लीटर वाले 1 सारणी में, आधा लीटर वाले 1 सारणी में, 1 पाव वाले 1 सारणी में तैयार कर दिए। मंथ, कौन सा मंथ है, कौन से मतलब कितना। अब देखिए इन तीनों को कैलकुलेट कर देंगे कि कितना कितना लीटर दूध आया था, टोटल करेंगे। 1 लीटर वाले में देख लिए आधा केजी और 1 पाव वाले में भी। अब तीनों को क्या करेंगे, आपस में टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, तो आसानी से क्या हुआ, हमें उसको निकालने में असुविधा हुआ नहीं। ठीक है, हमें सुविधा प्रदान हुआ कि टोटल लीटर कितना लीटर दूध हमने प्राप्त किया है। ठीक है, तो इस तरह की सुविधाएं हमें प्रदान हो जाती है और टोटल कैलकुलेट तुरंत क्या करते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। और एक मतलब जो अननोन व्यक्ति है वो भी क्या करता है, इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा उसे अगर कन्फ्यूजन है तो भी उस कन्फ्यूजन को क्लियर कर लेता है। आगे कहता है कि न्यूनतम स्थान में तथ्यों का प्रस्तुतिकरण, टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन द मिनिमम स्पेस। अब मान लीजिए कि कोई तथ्य है, जैसे कि अभी बताए ना, अब इसी को आपने क्या किया था, पूरे महीने भर का राशन मतलब 1, 2, 4, 10 पन्ना भर के रखा था, लेकिन अब उसी को हमने क्या किया, एक सारणी के माध्यम से बिल्कुल छोटे से जगह में क्या कर दिया, सीमित कर दिया। ठीक है, छोटे से जगह में सीमित कर दिया। यदि बताइए एक बच्चे को हम वहाँ बैठाएं, एक बच्चे को उधर बैठाएं, एक बच्चे को, क्या इस कमरे में कभी व्यवस्थित हो पाएंगे? नहीं। लेकिन यदि सबको सुव्यवस्थित ढंग से बैठाया जाए, ठीक है, अगर टेबल वाइज और सबको ढंग से बैठाया जाए तो बहुत ही कम जगह पे बहुत अधिक बच्चों को हम व्यवस्थित कर सकते हैं। आगे कहता है कि सांख्यिकीय विश्लेषण को सुगम बनाना, टू फैसिलिटीज स्टैटिकल प्रोसेस। कहता है समंकों को व्यवस्थित रूप से तालिका में प्रस्तुत करने से उनको संदर्भित करने, तुलनात्मक विश्लेषण करना तथा निर्वचन करने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। कहता है कि जब आप उसको सारणी के माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं तो इससे एक फ़ायदा यह होता है कि हमें एक नज़र, पहली फ़ायदा तो हमें ये है कि एक नज़र में सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं, जाँच कर लेते हैं, सरसरी निगाह से। जिसको जानकारी है भाई उसको, जिसको जानकारी नहीं वो तो ज़िंदगी भर पूरी साड़ी बना के दे दो तब भी वो जांच नहीं कर पाएगा। लेकिन जिसको उसको समंक का अच्छा ज्ञान है, यानी कि सांख्यिकी का अच्छा ज्ञान है, वो क्या करेगा, एक नज़र में ही समझ जाएगा कहाँ क्या कमी है और उसको तुरंत वो क्या करेगा, उसका रिजल्ट यानी कि क्या बोलता है कि परिणाम निर्वचन उसका कर लेगा। उसको निर्वचन करने में भी सुविधा प्रदान होगी और ज़्यादा उसको मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। और किसी से तुलना करना है तो अगले तथ्य से वो अपने तथ्य का क्या करेगा, आसानी से जांच भी कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं आता। कहता है साड़ी के लाभ क्या क्या हैं, यानी कि एडवांटेज ऑफ टेबुलेशन। कहता है तरल सरल हो जा, तथ्य क्या हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। इससे क्या होता है, सबसे बड़ी बात कि तथ्य जो भी दिया रहता है, जो भी रहता है मतलब डाटा, वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, बहुत ज़्यादा असुविधा प्रदान नहीं हमें रहती है। ठीक है, फिर कहता है मित गईता यानी कि इकोनॉमिक। कहता है कि विवरणात्मक गद्य की अपेक्षा साड़ियों से न्यूनतम स्थान पर समंकों को प्रस्तुत किया जाता है। इससे न केवल कागज और समय की ही बचत होती है बल्कि समंकों में स्पष्टता भी आ जाती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि अगर 4-6 जगह कोई भी तथ्य अगर आपका बिखरा हुआ है और उसको यदि आपको ढूंढने के लिए कह दिया जाए, सब कुछ है कि में मिला दिया गया है। ठीक है, यहीं पर मान लीजिए BA BSc BCom सभी क्लास के बच्चों को एक साथ बैठा के अगर पढ़ाया जाए तो क्या पढ़ाना सुविधा होगा? नहीं। अब समझ में नहीं कि BA को पढ़ाएं कि BSc को पढ़ाएं, BSc को पढ़ाएं कि BCom को पढ़ाएं, हमेशा कन्फ्यूजन बना रहे। लेकिन सबको एक अलग अलग जगह से, अभी मान लीजिए कि जैसे अभी आप लोगों को भेड़ बकरी के जैसे छोड़ दिया, रखा दिया जाए कि इस बच्ची के नाम, इस नाम के बच्ची को जाके आप बुला लाइए। क्लास आपको ना बताया जाए कि वो किस क्लास में, आप ढूंढ पाएंगे। लेकिन अगर ये बता दिया जाए कि वो इस सेक्शन की इस क्लास की बच्ची है, इस विभाग में होगी, ब्लॉक A में होगी कि ब्लॉक B में, तो आप आसानी से उसको ढूंढ सकते हैं। ये सरलता हुआ, आपको सुविधा प्रदान हुआ। ठीक है, ये रहा साड़ियों का लाभ।
आगे कहता है तुलना करने में सहायक, हेल्पफुल फॉर कंपेरिजन, और किसी से भी तुलना करने में भी क्या होता है, साड़ियाँ हमें सहायता प्रदान करती। कहता है आगे सांख्यिकी गणनाओं में सहायक, हेल्पफुल इन कंपेरिजन। कहता है कि जब आप कंप्यूटेशन यानी कि आपको जो गणनाएँ करनी होती हैं साड़ियों की, ठीक है, जो भी तथ्यों का गणना करना होता है उसके लिए भी क्या होता है, जैसा कि अभी बताया ना दूध वाला, कि कैसे अगर उसको गणना करना है, यदि साड़ी के माध्यम से वर्गीकृत कर लिया जाए तब तो हमें क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, आगे कहता है वर्गीकरण में सहायक, हेल्पफुल इन क्लासिफिकेशन, साड़ियाँ वर्गीकरण में भी सहायक होता है। समंकों को वर्गीकृत कर देने से विभिन्न वर्गों की विशेषताएं उस समय तक स्पष्ट नहीं होती जब तक कि उनको साड़ीबद्ध न किया जाए। यानी आपने वर्गीकरण तो कर दिया, लेकिन जब तक उसको साड़ियों में आप प्रदर्शित न कर दें तब तक किसी काम का नहीं है। ठीक है, हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है, लेकिन जब आप साड़ियों में दिखा देते हैं तो वहाँ से आपका हर चीज़ मतलब क्लियर हो जाता है। आपका वर्गीकरण क्या होता है, वर्गांतर जो है क्लियर हो जाता है कि नहीं आपने जो वर्ग बनाया है वो सही है या गलत है। आगे कहता है संदर्भ में सहायक, हेल्पफुल इन रेफरेंस, समंकों को साड़ीबद्ध करने के पश्चात हुई आवश्यकता पड़ने पर संदर्भ में सहायक होते हैं। ठीक है, समंकों को जब साड़ीबद्ध कर देते हैं तो ठीक है, साड़ीबद्ध करने के बाद क्या होता है, आवश्यकता पड़ने पर उनका संदर्भ में सहायक होते हैं, यानी कि हमारे जो भी कार्य क्या होते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। फिर कहता है निर्वचन और प्रदर्शन में सहायक, हेल्पफुल इन इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन। कहता है कि इंटरप्रिटेशन या निर्वचन करने का मतलब ये है और प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन, जब आप इस सारे कार्य कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट जो है कि सही आपका ज्ञात हो जाता है। और ठीक है, और इसके बाद जब आपको किसी को प्रेजेंटेशन दिखाना होता है यानी प्रस्तुतिकरण होता है, किसी के सामने रखना होता है, किसी को समझाना होता है, तो आप आसानी से उस चीज़ को किसी के सामने प्रस्तुत कर पाते हैं। ठीक है, और अगले व्यक्ति को ज़्यादा परेशानी नहीं होती है उस तथ्य को देखने में। ठीक है, आगे कहता है कि साड़ियों की सीमाएं क्या क्या, तो कहता है साड़ियों में केवल समंक होते हैं, उनके विवरण नहीं। साड़ियों में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ समंक यानी कि तथ्य, यानी कि जो भी डाटा दिए होते हैं डाटाए को ही रखा जाता है कि दूध 5 लीटर ले आए थे इस डेट में, ये नहीं होता है 5 लीटर दूध आया बस इतना होता है। ठीक है, यानी कि 10 लाइन को सारांकित, मतलब एक तरह से समझ सकते हैं कि सारांकित कर दिया जाता है। समझते हैं ना, हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा कि सारांश लिखिए, मतलब कि बहुत बड़ी चीज़ों को आप क्या कर दिए, एक छोटे से जगह में कर दिए। ठीक है, आगे कहता है कि साड़ी को समझने के लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। क्या सत्य है या असत्य है? हाँ दोस्त, साड़ी को समझने के लिए वास्तविक है कि आपको एक विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, तभी आप साड़ी को समझ पाएंगे, नहीं तो सभी लोग उतनी आसानी से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, फिर कहता है कि साड़ी किसी विशेष महत्व के खंड को कोई विशेष महत्व नहीं दे पाती। ठीक है, कहता साड़ियों के गद्यात्मक प्रतिवेदन का पूरक के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। इन सीमाओं के होते हुए भी अस्वीकार करना पड़ेगा कि साड़ियाँ सांख्यिकी विश्लेषण के लिए परम आवश्यक है। ठीक है, साड़ियाँ क्या है, सांख्यिकी के लिए परम आवश्यक है। आखिर उस पर ज्ञात करने के लिए जो भी है, आगे देखिएगा सिर्फ साड़ियों पे ही पूरी कहानी चलेगी। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है कि एक उत्तम साड़ी के आवश्यक लक्षण। ठीक है, एक उत्तम जो साड़ी होती है उसके आवश्यक क्या क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में समझते हैं। कहता है आकर्षक हो, कहता है कि इट शुड बी अट्रैक्टिव, यानी कि जो भी साड़ी हम बना रहे हैं देखने में काफ़ी सुंदर लगे, अच्छा लगे देखने में। ठीक है, समझ में आए आसानी से, जब हमें समझ में आएगा, देखने में अट्रैक्टिव रहेगा, साफ लिखावट जो है अच्छी रहेगी, सुंदर रहेगी, साफ रहेगी, स्पष्ट लिखा रहेगा, तो हमें क्या होगा, साड़ी सुविधाजनक लगेगी। ठीक है, तो ये पहली बात हो गई कि इसके लक्षण पहला है यानी कि आकर्षक हो। दूसरा कहता प्रबंध योग्य आकार हो। ठीक है, यानी कि मैनेजेरियल साइज। ठीक ना, साड़ी यदि बड़ी हुई तो आंखों के लिए भ्रमात्मक हो जाती है। साड़ी अगर बहुत बड़ी हो जाती है, मतलब साड़ी बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, यदि बहुत बड़ी हो जाती है तो आंखों के लिए भ्रमात्मक, यानी कि हमें भ्रम उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, आगे कहता है तुलनात्मक यानी कंपेरेबल। ये क्या होता है कि हमें कंपेयर करने में भी क्या साड़ी क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। आगे कहता है उद्देश्य के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव, साड़ी अनुसंधान के उद्देश्य के अनुकूल होनी चाहिए, यानी कि जो भी हमारा उद्देश्य है साड़ी उसी के अनुसार बनाई जानी चाहिए। ठीक है, आगे कहता है वैज्ञानिक ढंग से तैयार है, साइंटिफिक प्रिपेयर्ड। कहता है कि जब भी हम साड़ी का निर्माण वैज्ञानिक ढंग से करना चाहिए, साड़ी के निर्माण में सभी आवश्यक सावधानियों का क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जब हम किसी साड़ी को तैयार कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि साड़ी में किसी प्रकार की कोई कमी न हो।
ठीक है। यदि एक भी अमाउंट या तथ्य डाटा अगर गलत भरते हैं तो उसका निर्वचन यानी कि जो भी उसका परिणाम होगा वो गलत आएगा। ठीक है। आगे कहता है स्पष्ट हो, क्लियरिटी। ठीक है। तो देखिए दूसरी चीज़ कहता है कि इससे क्या होता है कि हमारी हर एक चीज़ें क्लियर होती जाती है। ठीक है। आगे कहता है साड़ियन के नियम क्या क्या हैं, इनको हम लोग समझ लेते हैं। साड़ियन के नियम, रूल्स फॉर टेबुलेशन। रूल्स फॉर टेबुलेशन यानी कि साड़ी बनाने के क्या क्या रूल्स हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं। पहले कहते हैं साड़ी के ढांचे संबंधी नियम और दूसरा है सामान्य नियम यानी कि रूल्स रिगार्डिंग टेबल स्ट्रक्चर तथा एंड जनरल रूल्स। ठीक है। दो तरह के रूल्स होते हैं। पहले देखिए साड़ी के ढांचे संबंधी नियम। पहली बात की संख्या यानी कि नंबर, प्रत्येक सांख्य की साड़ी की संख्या साड़ी के सबसे ऊपर दी जाती है। क्या की जाती है, जो भी प्रत्येक साड़ी जो भी होती है साड़ी की जो संख्या होती है क्या की जाती है, साड़ी के ऊपर लिख जाती है साड़ी नंबर कितनी है। ठीक है। साड़ी की संख्या क्या है उसके ऊपर लिख दिया जाता है। फिर कहता है शीर्षक, प्रत्येक साड़ी का शीर्षक होना चाहिए और उसे साड़ी के ऊपर लिखा जाना चाहिए। जो भी साड़ी हम बना रहे हैं यानी कि जो भी टेबल बना रहे हैं उसका जो शीर्षक होता है, ठीक ना, यानी कि हेडलाइंस जिसको कहते हैं, उसका क्या होना चाहिए, उसके ऊपर स्पष्ट रूप में लिखा होना चाहिए कि आप ये जो साड़ी बना रहे हैं किसके समक्ष बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। ठीक है। साड़ी बना दिए, पता ही नहीं कि क्यों बनाए हैं, किसके लिए बनाए हैं, किस चीज़ का साड़ी है, तो बाद में आपको ढूंढने में असुविधा उत्पन्न होगी ना। फिर कहता है कि खानों और पंक्तियों के शीर्षक यानी कि कैप्शन एंड स्टब्स, उदग्र खानों वेट्रिकल के शीर्षकों को उपशीर्ष, कैप्शन तथा क्षैतिज पंक्तियों के शीर्षकों को अनुशीर्ष स्टब्स कहते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म तथा स्वयं परिचायक होना चाहिए। उप शीर्षकों को खानों के मध्य में लिखा जाना चाहिए। खानों में क्रम संख्या भी लिखी जानी चाहिए, यानी जो भी खाने बनाए जा रहे हैं बिल्कुल सही स्पष्ट रूप से नाप जोख करके बनाए जाने चाहिए, ताकि ऐसा ना लगे कोई 2 हाथ का हो जाए कोई 1 हाथ का रहे, मतलब 2-2 हाथ की दूरी ना बनाएं इसमें। ठीक है। जगह कम, जितने कम से कम जगह में अगर साड़ी तैयार की जाए उतना ज़्यादा करके बेहतर होता है। ठीक है। आगे कहता है कि रेखाएं खींचना तथा रिक्त स्थान छोड़ना, रूलिंग एंड स्पेसिंग। साड़ी स्वच्छ व स्पष्ट दिखाई देने के लिए रेखाएं खींचने तथा रिक्त स्थान छोड़ने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। कहता है कि जब आप साड़ी बनाइए तो इस बात का ध्यान दीजिए कि आपकी साड़ी क्या हो, बिल्कुल अस्पष्ट हो। ठीक है। उसमें ताकि रेखाएं वगैरह आसानी से खींचा जा सके और जो संख्याएं हैं स्पष्ट रूप से हमें क्या करें, दिखाई दें। ऐसा होता है कि इसी में 1 2 3 4, अब इसी में समझ में नहीं आ रहा कि लिखा क्या है, ऐसा ना हो। वो स्पष्ट रूप से क्या होनी चाहिए, हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई देनी चाहिए। आगे कहता है, आइए इसी में, ठीक है। आगे कहता है साड़ी का मुख्य भाग यानी कि बॉडी ऑफ द टेबल निश्चित उद्देश्य के आधार पर साड़ी को यथासंभव व्यापक बनाना चाहिए। ठीक है। असंबंधित तथ्यों को हर दशा में दूर रखना चाहिए और विविध अथवा वर्गीकृत पदों की संख्या न्यूनतम रखी जानी चाहिए। ठीक है। यानी जो भी संख्याएं आप रख रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेशन करके साड़ी का वर्गीकृत करके वो न्यूनतम हो, यानी कि कम से कम हो, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या न हो। आगे कहता है कि टिप्पणियाँ यानी कि इस पर अगर कोई टिप्पणी की जाती है तो कहता है कि साड़ी में प्रविष्ट संख्या समंकों अथवा शब्दों को अधिक स्पष्ट करने के लिए साड़ी के नीचे संक्षिप्त टिप्पणी दी जानी चाहिए। मान लीजिए यदि कोई संख्या ऐसी है जो कि स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं हो रही है, तो जो आप साड़ी बनाए ना, साड़ी के नीचे उसके संबंध में कुछ आप चाहें तो नोट्स लिख करके आप उसमें लिख सकते हैं कि नहीं है, ये जो साड़ी में ये जो तथ्य दिया हुआ है इसके संबंध में यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई। ठीक है। आगे देखिए क्या है, सामान्य नियम यानी कि जनरल रूल्स क्या होता है। ये क्या थी, ये तो आपका रूल्स हो गया ना। कहता है कि ये तो रूल्स रिगार्डिंग टेबल स्ट्रक्चर था। अब बात करते हैं जनरल रूल्स की क्या होती है। जनरल रूल्स क्या है, तो कह रहा है सारणी में अत्यधिक तथ्यों का समावेश नहीं होना चाहिए। सारणी में अत्यधिक तथ्यों का समावेश नहीं होना चाहिए। सरलता का उद्देश्य सदा ध्यान को में रखना चाहिए, जिससे समंकों द्वारा कही जाने वाली कहानी सरलता से कही जा सके। ठीक है। यानी कि बहुत, अब ऐसा ना हो कि तथ्य आप जो साड़ी बनाने जा रहे हो उसमें 4-5 तथ्यों को इकट्ठा कर लें, 2 से 3 तथ्य अधिक होते हैं। मतलब ऐसा रहे कि आपको समझने और समझाने में भी सुविधा प्रदान हो। ठीक है। आगे कहता है कि तुलनात्मक समंकों को निकटवर्ती खानों में रखना चाहिए। जो भी तुलना करने वाली चीज़ें हैं, समंक हैं, डाटा हैं, उनको क्या होना चाहिए, एक जगह लिखा होना चाहिए, अलग अलग नहीं।
मान लो कि दो लोगों में कंपेयर करना है, दोनों को जब पास पास रखेंगे तो तुलना करने में ज़्यादा हमें सुविधा प्रदान होगा। ठीक है, अब पता चले कि यहाँ रखें एक वहाँ रखें 2 किलोमीटर दूरी पर, तो हमें तुलना करने में थोड़ा सा असक्षमता हमारी, ठीक है, हम असक्षम रहेंगे। ठीक है, लेकिन यदि वही चीज़ अगर पास पास रहेंगे तो थोड़ा सा हमको उसको क्लियर करने में डाउट कम रहेगा। ठीक है, आगे कहता है कि साड़ी यदि कुछ संख्याओं का अनुमान लगाया गया हो या कुछ संख्याएं उपलब्ध न हो तो इस आशय की टिप्पणी दी जानी चाहिए। जैसे अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ संख्याओं का अनुमानित कर लिया जाता है, मान लिया जाता है कि इतना ये संख्या हो सकती है, तो उस पर क्या होनी चाहिए, पहले से ही टिप्पणी कर देनी चाहिए, ताकि यदि कोई कमी आती भी है तो व्यक्ति उसको निर्देश में पढ़ ले कि नहीं है इस तरह की ये चीज़ें हैं। ठीक है, आगे कहता है काइंड्स ऑफ टेबल। काइंड्स ऑफ टेबल की बात करने की साड़ी के प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, कहता है उद्देश्य के आधार पर, यदि देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज के आधार पर, यानी कि उद्देश्यों के आधार पर जो साड़ी के प्रकार हैं कैसे कितने हैं। कहता है कि सामान्य उद्देश्य वाली साड़ी, सामान्य उद्देश्य वाली साड़ी कैसी होती है उसको देखिए। कहता है सामान्य उद्देश्य वाली साड़ी का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है। जो नॉर्मल साड़ियाँ बनती हैं उनका कोई खास उद्देश्य नहीं होता है, परंतु उसका उपयोग अनेक विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है। नॉर्मल जो साड़ी बनाई जाती है उसका कोई उद्देश्य तो नहीं होता है, लेकिन जब कोई विशिष्ट प्रकार की डाटा को तैयार करना होता है तो उसकी क्या की जाती है, वहाँ पर प्रयोग की जाती है। फिर कहता है विशेष उद्देश्य वाली साड़ी, यानी कि स्पेसिफिक पर्पज टेबल। ठीक है, कहता है कि इस प्रकार की साड़ी को विषय सारांश साड़ी, समरी टेबल अथवा विश्लेषण साड़ी यानी कि एनालिटिकल टेबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, या तो टेक्स्ट टेबल बोलते हैं, या तो फिर समरी टेबल कह सकते हैं, या फिर एनालिटिकल टेबल कह सकते हैं। इसका निर्माण किन्हीं विशेष तथ्यों अथवा उसके के संबंधों पर बल देने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कुछ खास लोगों के लिए जैसे खास व्यवस्थाएं की जाती हैं, जैसे चले जाइए क्या करने, न्योता खाने। ठीक है, अब न्योता खाने अब जा रहे हैं तो पता चलेगा, अब मेहमानों को देख करके, कुछ लोग होते हैं मेहमान को देख करके उसके हिसाब से उसकी व्यवस्था करते हैं। ठीक है, किसी प्रोग्राम में चले जाइए, उनके स्तर को देख करके उनके क्या किया जाता है, उनको सीटें दी जाती हैं। 200 रुपये वाले, जैसे डॉक्टर है, आप डॉक्टर में चले जाइए, डॉक्टरी में एक तो 500 रुपया का चार्ज करेगा इमरजेंसी में, और 200 रुपया वाला नॉर्मल। यानी कि अगर 2 घंटा बाद आएंगे तो इसमें 500 ही इमरजेंसी जो है 500 रुपया तुरंत जमा करिए और तुरंत आप क्या करेंगे, वहाँ से छुटकारा मिल जाएगा। नहीं तो 200 रुपये वाला 2 घंटा जब आपका नंबर आएगा तब तक आप क्या करेंगे, वेट करेंगे। ठीक है ना, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर कहता है तो ये क्या हो गई, ये विशेष प्रकार की सुविधा प्रदान की जा रही है कि जाके अगर ये आप इमरजेंसी आपको है तो आप 500 रुपया तुरंत यहाँ पर जमा करिए और आप क्या करते हैं, डॉक्टर को अपना मरीज जो भी है उसको दिखा करके आप लेकर जा सकते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं, और देखिए इससे क्या होता है, ये थोड़ा सा जो विशेष प्रकार की साड़ियाँ बनाई जाती हैं ये लोगों को प्रभावित करने के लिए होती है। ठीक है, इस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है इसको। ठीक है, मौलिकता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी। ठीक है, कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी यानी कि मौलिकता के आधार पर क्या होती है, तो कहता है पहला देखिए, कहता है मौलिक अथवा प्राथमिक श्रेणी यानी कि ओरिजिनल टेबल। ओरिजिनल टेबल मौलिकता के आधार पर सांख्यिकीय साड़ियों वर्गीकरण साड़ी भी कहते हैं। इस प्रकार की साड़ी में समंक उसी मौलिक रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं जिसमें उनका संकलन किया गया है। कह रहा है कि इस साड़ी में क्या किया जाता है, जो भी साड़ी बना रहे हैं तो तथ्य जिस रूप में इकट्ठा किए गए हैं, संकलन का मतलब होता है कलेक्ट करना यानी कि इकट्ठा करना, तो जिस रूप में हमने उनको इकट्ठा किया है उसी रूप में उनको क्या करते हैं, दर्शा देते हैं साड़ी में ले जा करके। अगला कहता है व्युत्पन्न साड़ी यानी कि डेरिवेटिव टेबल। ठीक है, व्युत्पन्न साड़ी में मौलिक समंकों को प्रस्तुत नहीं किया जाता। क्या बोला है, कह रहा है कि व्युत्पन्न साड़ी में मौलिक समंकों को प्रस्तुत नहीं किया जाता, बल्कि उनके आधार पर निकाले गए योग, माध्य, प्रतिशत, अनुपात, गुणक आदि दिए जाते हैं। व्युत्पन्न साड़ी में प्रस्तुत समंकों के महत्व को सरलता में से समझा जा सकता है। जैसे उनके मीन, मोड, मीडियन वगैरह जो भी निकाले जाते हैं एवरेज, ठीक है, उसको क्या कर लिया जाता है कि व्युत्पन्न साड़ी में दर्शाया जाता है। ठीक है, जो हमने यानी प्राइमरी अथवा मतलब मौलिक, जो हमने प्राइमरी अथवा मौलिक यानी कि
प्राइमरी क्या बोलते हैं उसको, प्राथमिक साड़ी, ठीक है, यानी जो पहले हम कलेक्ट किए थे और उसको उसी रूप में दर्शा दिए गए, ठीक है। लेकिन वही कहता है कि इसका उल्टा क्या होता है कि व्युत्पन्न साड़ी क्या कहती है कि आप इसको क्या करिए कि इसके जो एवरेजेज निकाले गए हैं, यानी कि जो कई टुकड़ों में निकला हुआ उसका एक एवरेज मान लीजिए, कोई 36, किसी का एज 18 है, किसी का 10 है, किसी का 15 है, किसी का 20 है, तो इस तरह की जो एज हैं हमारे और जो हाइट दी है 4 फीट, 3 फीट, 3 फीट, इन सब का एक एवरेज निकाल के भी हम साड़ी को तैयार कर सकते हैं। अगला कहता है लास्ट है जो कि रचना के आधार पर, यानी कि बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शंस की बात कहता है रचना के आधार पर दो प्रकार की साड़ियाँ होती हैं। पहला होता है सरल यानी कि सिंपल, और दूसरा होता है जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स। कहता है सरल या एक गुण वाली साड़ी, सिंपल और सिंगल टेबल। सरल साड़ी में समंकों के केवल एक विशेषता का ही प्रदर्शन किया जाता है। इस प्रकार की साड़ी को प्रथम क्रम की साड़ी यानी टेबल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर भी कहते हैं। इस प्रकार की साड़ी बनाने तथा समझने में सरल होती है, ठीक है। यह क्या होती है, इसमें ये प्रथम क्रम की साड़ी होती है, ठीक है। ये बहुत ही आसान और सुविधाजनक होती है, ठीक है। इसकी यही होती है खासियत, ये बहुत ही सुविधाजनक होती है। इसमें कहता है जटिल साड़ी। जटिल साड़ी क्या होती है, तो जटिल साड़ी में समंकों की एक से अधिक विशेषताओं को प्रस्तुत किया जाता है। क्या किया जाता है, एक से अधिक विशेषताओं को। अब जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल जो साड़ी है, साड़ी वो 1 से 2 खानों में ही क्या होती है, निपट जाती है। लेकिन जो जटिल साड़ी होती है उसमें कई तथ्यों को, कई लोगों का, कई वस्तुओं का क्या होता है, मेल जोल होता है, ठीक है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ठीक है। तो ये रही हमारी, जिसको हम द्विगुण साड़ी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, जटिल साड़ी को क्या कहते हैं, द्विगुण साड़ी भी हम कह सकते हैं, ठीक ना। तो ये रहा साड़ी का काम खत्म। अब इसमें हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है।